जब हमने आज तक इंडिया टुडे पे कहा कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ आने वाले हैं, हमने कहा कि फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए लोग सवाल भेजें, तो ढेरों सवाल आए। उनमें से मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूं। शादाब मुश्तबा ने सवाल ये पूछा कि जो बिल्डर्स हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर से एनसीआर की रीजन में, वहां पे लाखों लोगों के लाखों रुपए ये लेके बैठे हैं, मध्यम वर्गीय फैमिलीज हैं, और साल साल देर बहुत साल हाउस नहीं दे रहे हैं, वो घर नहीं बना के दे रहे हैं। उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? देखिए, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, मई से वो प्रभावी हो गया है। हम लोगों ने उसके लिए एक अथॉरिटी नियुक्त भी कर दिया है। बहुत जल्दी हम लोग उसके रेगुलेशंस लागू करने वाले हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बायर्स मेरे पास आए थे। मैंने वहां के अधिकारियों को इस बारे में कहा कि एक बार बातचीत करके जितने भी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उन सबसे बातचीत हो जाए और उनसे इस बात के लिए कहा जाए कि उन्होंने जिस एग्रीमेंट के तहत बायर से पैसा जमा कराया है वे उसका पालन करें, और उनकी समस्याएं क्या हैं उनको आप नोट करके सरकार को अवगत कराएं। अगर वह समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे, समय पर उनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, उनकी संपत्तियों को जब्त करेगी, और बायर्स के हित में जितने भी कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसके बाद उठाएंगे। लेकिन एक बार हम बातचीत से इस समस्या का समाधान करना चाहेंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी। वाराणसी में हमारे साथ सुजीत झा हैं। अरे वाह, खूबसूरत लग रहा है वाराणसी का ये दृश्य। और सुजीत जी, बताइए कि वाराणसी के लोगों को क्या उम्मीदें हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, वाराणसी के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और हम लोग वाराणसी में मौजूद हैं, रानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली से सीधे लाइव। बहुत सारे लोग यहाँ पर समाज के विभिन्न तबकों के लोग मौजूद हैं और सवाल करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। चूंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो आशाएं पहले से ही काफी ऊंची है और मुख्यमंत्री के आने के बाद ये आशाएं और बढ़ गई हैं। लोग कुछ बेसिक सवाल है। हालांकि एक खुशखबरी ये भी है कि शहरी विकास मंत्रालय ने जो सर्वे जारी किया है उसमें बनारस को यूपी में सबसे साफ सुथरा शहर माना गया है। तो ये अपने आप में काफी आश्चर्यजनक है। बनारस को देखते हुए लोग खुश भी हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। हम लोगों से सवाल जानना चाहेंगे। आप बताइए कि बनारस की मूल समस्या, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ बनारस जो है गलियों का शहर है। आईपीडीएस के जो कार्य हो रहे हैं यहाँ पे लगातार शिकायत भी किया जा रहा है। मंत्री जी आ रहे हैं लेकिन कंप्लायंस तो हो रहा है, कंप्लेन तो हो रहा है, लेकिन कंप्लायंस नहीं हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जो आईपीडीएस के काम है उस काम में तेजी लाए, क्योंकि आने वाला जो नगर निगम का चुनाव उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं अपने भावी मुख्यमंत्री को जो है उनको मैं बनारस की तरफ से, मैं कांग्रेस का पार्षद भी हूं, लेकिन मैं उनको 10 में 10 नंबर देना चाहता हूं। इसी तरह ये आईपीडीएस का काम जो 1.5 ऐसे कांग्रेसियों का क्या फायदा बताइए, वो आपको 10 में 10 नंबर दे रहा है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है राहुल गांधी के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ी लाइन ऑर्डर को और टाइट करें, क्योंकि अभी भी पिछली व्यवस्था की तरह यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो अपनी। ये बेहतर सवाल इन्होंने पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, टाइम पे आइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पुलिस फोर्स है, जो बाबू लोग हैं, उनकी एक इमेज है, बहुत सालों से बनी है इमेज। आपको लगता है कि आपके महज कहने से कि कल से घूस मत लो, भ्रष्टाचार बंद करो, हो जाएगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा और परिवर्तन दिखाई भी दे रहा होगा। मुझे लगता है कि उसको महसूस किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पुलिस में काफी भर्तियां की जानी हैं। इसलिए सरकार की कार्यपद्धति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगाई थी। हम लोगों ने अपने नए प्रारूप को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। हम आने वाले 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 1,30,000 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती करने वाले हैं, एकदम पारदर्शी व्यवस्था के साथ। उत्तर प्रदेश के अंदर हम मौजूदा व्यवस्था में भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन जब 1,30,000 ये अतिरिक्त भर्तियां होंगी, मुझे लगता है कि वह कानून व्यवस्था की स्थिति को और भी सुदृढ़ करने में सहयोगी बनेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों के अच्छे और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में न्यायपालिका ने भी उसमें सपोर्ट किया है, खासतौर से भर्ती के मामले में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कतई पहले तैयार नहीं था
पिछली एक सरकार की कार्यपद्धति को देखते हुए हम लोगों ने पहले ही शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हमें अपनी सहमति दी और उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली। पहले चरण में हम लोग 30,000 पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसको लेंगे और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। आप देखिए, आप सब, मुझे लगता है कि एक सकारात्मक रुख रखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। अगला सवाल मैं फेसबुक से लूंगा। मनीष कुमार ने सवाल पूछा है कि क्या एक तरफ देखा जाए कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो कामयाब उद्योगपति हैं उनकी श्रेणी में इस वक्त बाबा रामदेव है, सबसे तेजी से उन्हीं की कंपनी की वृद्धि हो रही है। देखा जाए नेताओं की श्रेणी में आप हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या योगी युग शुरू हो गया है? क्या अपने बच्चों को अगर जिंदगी में कहीं पहुंचाना है तो पहले कहते थे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अब कहेंगे कि योगी बना दो, फिर ही कहीं पहुंचोगे जिंदगी में। एक अच्छा सवाल उनका है और मैं स्वयं बहुत पहले से इस बात के लिए चिंतित था कि देश के अंदर संतों, सन्यासियों और योगियों की परंपरा कुछ कम होती जा रही थी। तो परिवार का हर परिवार अगर अपने एक एक सदस्य को हमारे साथ भेज देगा तो हमारी वो कमी पूरी हो जाएगी। और दूसरा, हम लोगों को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रारंभ करनी चाहिए। एक निष्काम कर्मयोगी के रूप में जिस प्रकार से देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य उनके द्वारा हो रहा है, वह एक निष्काम कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं और योग ऋषि के रूप में बाबा रामदेव जी ने भी जो कार्य प्रारंभ किया, सन्यास की उस अवधारणा को बदला है कि सन्यास का मतलब कटोरा लेकर के घूमना नहीं, बल्कि स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है, समाज के सामने एक अच्छी स्थिति पैदा कर देना है और वह कार्य बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। मुझे मेरी पार्टी ने अवसर दिया है उत्तर प्रदेश के लिए और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो पाएगा हम लोग करेंगे, हमारी पूरी टीम करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफा आपसे इंटरव्यू हो रहा है, बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मैंने आपकी कई दफा सीधी बात की। उस सीधी बात में और आज के योगी आदित्यनाथ में जमीन आसमान का फर्क है। तब एक तेज तरार, अग्रेसिव, एकदम दूसरे पे हावी होने वाले योगी आदित्यनाथ, अब आप आराम से मुस्कुरा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं योगी जी आप। देखिए, मैं बदला हुआ नहीं हूं, मैं तो जो पहले था वही आज हूं। जो मेरी कार्य पद्धति पहले थी वही आज भी है। पहले गोरखपुर के बारे में सोचता था, आज पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहा हूं। स्वाभाविक रूप से जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उस जिम्मेदारी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको लगता नहीं कि जब हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आक्रामकता तो है, बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड ने जब कार्य करना प्रारंभ किया बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। अवैध बूचड़खानों को रोकने के लिए जब कार्रवाई प्रारंभ हुई बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। तो क्या बिना आक्रामकता के साथ इस कार्रवाई हो सकती थी? हम लोगों ने किया, बेझिझक किया और आगे भी प्रदेश की बेहतरी के लिए जो होगा हम कोई भी कदम उठाने में कोई हिचक नहीं करेंगे। जब चुनाव का कैंपेन हो रहा था, आप, चूंकि हमने कैंपेन कवर किया, हम देख रहे थे कि जगह जगह पे बीजेपी के नेता कह रहे थे उत्तर प्रदेश भर में कि योगी आदित्यनाथ को भेजिए। काफी डिमांड थी आपकी कैंपेन के दौरान। क्या उस वक्त आपके जहन में था कि अगर चुनाव जीते तो मेरा बनता है सीएम बनना, क्योंकि यूपी का सबसे लोकप्रिय नेता मैं ही हूं? कब आपको लगा कि यूपी के सीएम आप बन सकते हैं? सोचा था बनेंगे? देखिए, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था और न कभी मेरी इस प्रकार की कोई अभिलाषा थी, न मैंने कभी आवेदन किया। हां, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर कार्यक्रमों के दौरान हम लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देते थे। अलग अलग क्षेत्र में हम कैसे कार्य कर सकें इसके बारे में अक्सर उनके द्वारा कहा जाता था। और मैं तो
लोक विधानसभा चुनाव परिणाम के तत्काल बाद मुझे कुछ बाहर के कार्यक्रम करने थे और मैं स्वयं 3 महीने हम लोग इतने व्यस्त थे कि एक बार इच्छा हुई कि भाई 1 सप्ताह के लिए हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना चाहिए। और संजोग से मुझे वह अवसर मिला। हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का फोन मेरे पास 4-5 मार्च के आसपास आया था। उन्होंने कहा कि पोर्ट ऑफ स्पेन में एक कार्यक्रम है, संसदीय दल को वहां जाना है और अगर आप जाना चाहेंगे तो मैंने जो सोचता था कि 6 को इलेक्शन कैंपेन संपन्न होकर के निकल जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 14 को जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा है, 11 को रिजल्ट आएगा, 14 को मैं बाहर चला जाऊंगा। तो मुझे 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना था। मैंने उसके लिए आवेदन भी कर लिया। मेरा पासपोर्ट जमा हो गया था, लेकिन पीएमओ से वापस हो गया। 10 को जब पीएमओ से मेरा पासपोर्ट वापस हुआ तो विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे अवगत कराया कि आपकी जगह दूसरे सांसद जाएंगे। तो मुझे थोड़ा निराशा हुई। मैंने कहा यार, पिछले 3 वर्ष से मुझे 3 बार अवसर मिले, लेकिन 2 बार तो मैंने स्वयं मना किया। अच्छा होता कि मैं स्वयं ही मना कर देता पहले। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट, मुझे उसी दिन गोरखपुर आना था, मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो हमारे विदेश मंत्री जी का फोन आया। कहा योगी जी, पीएमओ ने स्वयं मना किया है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कल परिणाम आने वाले हैं और उनकी आवश्यकता यहां रहेगी, इसलिए उनको मत भेजिए, कोई दूसरे को भेजिए। तो मैं गोरखपुर चला आया। होली के दिन गोरखपुर में अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में मेरी सहभागिता होती है। तो उन कार्यक्रमों में रहने के बाद मैं 14-15 को दिल्ली फिर पहुंचा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इलेक्शन के तत्काल परिणाम के बाद मैं किसी भी नेता से मिला नहीं था, लेकिन संसदीय दल की बैठक में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में हैं? मैंने कहा हाँ, मैं दिल्ली में हूं। तो उन्होंने कहा कि कैसे आपसे मुलाकात, तो आप कब आ सकते हैं? मैंने कहा आप जब बताएं। प्रातःकाल संसदीय दल की बैठक 9:30 बजे से हमारी थी, लगभग 10:15 बजे मीटिंग समाप्त। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी आ सकते हैं तो आ जाएं। थोड़ा गए, सामान्य बातचीत हुई, परिणामों की समीक्षा हुई। उसके बाद फिर मैं वापस आया। अगले दिन मैं गोरखपुर 17 को गोरखपुर चला गया। सायकाल उनका फोन आया अध्यक्ष जी का कि आप कहां हैं? मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में हूं। अरे आप गोरखपुर चले गए, आपसे बातचीत करनी थी। मैं असमंजस में था कि कल सुबह तो मेरी बात हुई ही है। तो मैंने कहा अध्यक्ष जी, फोन पे आप बता दीजिए क्या होता। उन्होंने कहा नहीं, आप दिल्ली आइए। मैंने कहा दिल्ली? इस समय तो न यहां से कोई फ्लाइट है, न कोई ट्रेन है। लखदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप वहां रहिए, कल सुबह मैं एक चार्टर्ड भेज रहा हूं, आप उससे आ जाइए। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो तत्काल आए। उन्होंने कहा कि योगी जी, आपको उत्तर प्रदेश में जाना है और वहां कल आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। तो मैं जब गोरखपुर से गया था तो मैं कुछ भी लेकर के नहीं गया था, न बैग था, न कपड़े थे। एक जोड़े में बस जो कपड़े पहने थे यही थे। तो मैं असमंजस में था कि गोरखपुर जाऊं या लखनऊ जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे ही लखनऊ चले जाइए। तो मैं वहीं से लखनऊ आ गया। शाम को 4 बजे मैं लखनऊ पहुंचा। 5 बजे संसदीय यहां पे विधानमंडल दल की बैठक थी, वहां उन्होंने मुझे नेता के रूप में चुना। अगले दिन शपथ हो गया। तो एक सिलसिला वहां से प्रारंभ हुआ। लेकिन पहले से न मैं बहुत इस बारे में उम्मीद रखता था, न मुझे इस बारे में बताया गया था। शपथ ग्रहण के 1 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बारे में मुझे अवगत कराया और उसके बाद फिर आपके सामने है। वाह, बहुत खूब। गोरखपुर और वाराणसी के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं गोमती नदी के किनारे लखनऊ में। ये अखिलेश जी का बड़ा सपना था। आपसे पहले अखिलेश जी यहाँ पे थे, बड़े नाराज थे आपसे कि जो इतना उन्होंने सोचा, एक विजन था उनका, वो विजन अब कहीं नहीं जा रहा। वहां पे मेरे सहयोगी निशान चतुर्वेदी हैं। निशान जी, क्या सोच रही है यहाँ पे लखनऊ की जनता योगी जी के अब तक के काम के बारे में? राहुल, गोमती रिवर फ्रंट पे मौजूद है और लखनऊ की जनता एक बात जरूर बोल रही है अभी यहां से योगी जी के चेहरे को देखकर, वो ये है कि योगी जी आप तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप लखनऊ में हैं, लेकिन यहां की जनता की बात अगर की जाए, एक किसान हमारे साथ हैं, उन्नाव से हैं आप, क्या सवाल है आपका? सर, हम उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। हमारा नाम स्वदेश तिवारी है। मेरा गेहूं 1 सप्ताह हो गया, अभी नहीं लिया गया। अच्छा, गेहूं नहीं लिया गया है। आप यहां पे बहुत जगह से लोग आए, आप दिल्ली से आए, क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है, योगी जी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन सब कामों के लिए आप पैसे कहां से लाएंगे? अच्छा, आपका सवाल क्या है? बुंदेलखंड से आप बता। मैं बुंदेलखंड से हूँ, मेरा नाम नाहिद अंसारी है और मैं बुंदेलखंड में गायों की बड़ी दुर्दशा है। बुंदेलखंड के 7 जिलों में 7 लाख गाय किसानों ने छोड़ दिए हैं। भूखी गाय, बीमार गाय, घायल गाय तड़प नहीं है, भूख और पानी नहीं है, चारा नहीं है। उस गाय का क्या करेंगे, उनकी कैसे मदद करेंगे? आपने गोमती रिवर फ्रंट पे अभी कुछ सुना, क्या कहना है आपका? लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी खराब है, हेलमेट वगैरह कंपलसरी करने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत। यहाँ पर एक दो तीन बहुत अहम सवाल। मेरा एक सवाल तो है ये कि कि ये जो फीस पैसे कहां से आएंगे, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि 3,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण है उत्तर प्रदेश का। पैसे आपके पास है नहीं, आपने अभी 37,000 करोड़ रुपए का फार्म लोन वेवर कर दिया। सब जानना चाह रहे हैं कि आप सड़कें भी बनाना चाहते हैं, खड्डे भी भरना चाहते हैं, उद्योग भी लाना चाहते हैं, किसानों का लोन भी माफ करना चाहते हैं। योगी जी, पैसा कहां से आएगा? हमने पैसे की व्यवस्था की है और मुझे लगता है कि अगर बाबा रामदेव जी सालाना 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकते हैं तो मैं बिजनेस नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस तस्वीर को तो बदल ही सकता हूं। हम लोगों ने अपने सारे खर्चे, जितने फिजूल खर्चे थे, इन सब को रोक दिया है। किसको आप फिजूल खर्चा मानते हैं? जितने फालतू चीजें थी, जितनी लोक लुभावन चीजें थी, उन सब को हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ रोक लगाई। लेकिन मैंने सार्वजनिक इसलिए नहीं किया क्योंकि अनावश्यक रूप से उस चर्चा का विषय बनता है। हम लोग ये मान के चलिए कि हम लोगों पर केवल 36,000 करोड़ रुपए का किसानों के फसली ऋण के माफ वाला ही भार नहीं है। 7th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद 30,000 करोड़ रुपए का वह भी भार उत्तर प्रदेश सरकार पर इस बार पड़ा है। मैं मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं कि अपने जितने भी फिजूल खर्ची थे उन पर रोक लगाने, फालतू की लोक लुभावन योजनाओं पर सख्ती के साथ रोक लगाने के बाद हम लोग प्रतिवर्ष 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए की बचत करेंगे। ये जितना भी हम पर अतिरिक्त ऋण पड़ा है, हम आने वाले 2 वर्ष के दौरान इसको चुकता भी करेंगे। प्रदेश की जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के भी आएंगे और प्रदेश के विकास, बुनियादी सुविधाएं, सड़क है, बिजली है, शुद्ध पेयजल है, यहां की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का है, यहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को और सुदृढ़ करने का है, कानून की व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने का है। इस सब पर भी कार्य करेंगे। कहीं भी हम आम जनमानस को इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि साहब लोन माफी के बाद एक कर्जा हम पर लादा जा रहा है। कहीं कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा, ये हम पहले ही कह चुके हैं। जनता पे नहीं लगेगा, सरकार स्वयं अपने स्तर पर प्रभावी अंकुश लगा करके उन सभी इस प्रकार के जो भी हमारी अतिरिक्त वो थी, उन सबको हम लोग समाधान निकालेंगे। दूसरा सवाल था गाय को लेके, और ऐसे में जब आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से काउ स्लॉटर ना हो, उस पर बहुत कड़ा अंकुश लगे, तो कई सारे गरीब किसान हैं जो कि अपने खुद के परिवार का खाना सही से नहीं कर पाते। अब उनको कई बार लगता है कि हमारे लिए बोझ बन गया। आंकड़ा आया कि 60 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आता है गाय के रखरखाव पे, खाना खिलाने। तो उनका मानना है कि जब गाय दूध देना बंद कर दे या फिर खेत में किसी काम की ना हो, तो उसके बाद गाय कुछ बन जाएगी और फिर उसमें सरकार क्या मदद करेगी, इस पे आपकी क्या प्लानिंग है? एक आंकड़ा आया कि अगर सब गायों का ख्याल रखना है तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग कार्य कर रहा है। मान्यता प्राप्त गौशालाओं को सहयोग देने का कार्य गौ सेवा आयोग करता रहा है, प्रभावी ढंग से उस कार्य को करेंगे। बुंदेलखंड की जिस समस्या की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, वहां पे एक अन्ना प्रथा है। लोग अपने गोवंश को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं और उसके कारण सैकड़ों की संख्या में गोवंश सड़कों पर घूमता है, खेतों में लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। हम लोग वहां पे एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये सब सरकार के भरोसे ही नहीं, इसमें सामाजिक संगठनों को, सांस्कृतिक संगठनों को, धर्मार्थ संगठनों को आगे आना चाहिए। सरकार उसमें सहयोग करने को तैयार है। हम लोगों ने प्रदेश में इसलिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गौचर भूमि को, सरकारी भूमि को, धार्मिक भूमि को और अन्य सार्वजनिक भूमि को चिन्हित करके उसका संरक्षण भी करेगी। और उन क्षेत्रों में हम लोग
दो प्रकार का कार्य करने वाले हैं। एक तो जो गौचर भूमि हो उसको भूमाफियाओं से मुक्त करके वहां पे बड़ा बड़ा पिंजरा पोल बना करके गांव समिति को हम लोग सौंपने वाले हैं कि गांव के लोग ही इसके संरक्षण संवर्धन का कार्य करें, क्योंकि सरकार इन सब कार्यों में सरकार कार्य करेगी तो अन्य कार्यों को हम लोग नहीं कर पाएंगे। सरकार केवल सपोर्ट कर सकती है, सरकार उनके लिए सहयोगी बन सकती है। इस कार्य को हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना के साथ हम आ रहे हैं और वह आगरा लखनऊ और लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा लैंड बैंक सरकार उसमें बनाएगी और लैंड बैंक के माध्यम से उस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करेगी। इस पर हमारी कार्य योजना बहुत शीघ्र सामने आ जाएगी। योगी जी ये बताएं कि गाय के नाम पे जो अपराध हो रहा है उसका क्या? हाल ही में हमने आज तक और इंडिया टुडे पे ऑपरेशन गौरक्षक पार्ट 2 चलाया, जिसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से ऐसे लोग जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम पीटते हैं, टांग तोड़ देते हैं, खून नहीं निकलना चाहिए लेकिन ऐसी हड्डी तोड़ो कि वो खड़ा ना हो पाए। इस तरह की बात वो खुद कर रहे हैं। आपने बयान तो दिया है लेकिन ये रोकेंगे कैसे? गौ तस्करी को हम लोगों ने पूरी तरह रोकने के लिए कहा है। गौ तस्करी पूरी तरह रुकेगी, गौ हत्या भी रुकेगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ इस प्रकार के किसी भी कृत्य पर रोक लगाएगी। लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून भी किसी को हाथ में नहीं लेने देगी। अगर कहीं पर कोई समस्या है उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है। वे पुलिस के पास कहें, पुलिस से शिकायत करें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है कि हर जगह गौरक्षक केवल हिंसक ही नहीं है, उनका अच्छा कार्य भी है। हम लोग उनके नेगेटिव पक्ष को ही न लें। अगर 100 में से एक आध जगह इस प्रकार की घटना घटित होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन बहुत सारी जगह उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य भी किया है। गौ तस्करी रोकी है। गौ सनातन हिंदू धर्म की एक प्रतीक है, व्यापक आस्था की प्रतीक है। हम किसी भी व्यक्ति को गौ कसी करने की छूट तो नहीं दे सकते, गौ तस्करी करने की छूट नहीं दे सकते। सरकार कतई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटेगी। लेकिन साथ साथ मैं अपील करूंगा गौरक्षा के नाम पर कार्य करने वाले लोगों से भी कि वे कानून को हाथ में न लें, प्रशासन को अवगत कराएं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, हम लोग एक हेल्पलाइन जारी करने वाले हैं, हमें अवगत कराएं, हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कानून को हाथ में न लें। कानून को कोई भी हाथ में लेगा तो फिर कानून सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य भी करेगा। बहुत खूब, यही होना चाहिए कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए मुजफ्फरनगर चलते हैं। मुजफ्फरनगर में कपिल शर्मा है और मुजफ्फरनगर के लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं योगी जी के काम को? कपिल। शुक्रिया राहुल। और मुजफ्फरनगर की शानदार जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो योगी जी से बात करना चाहती है, योगी जी से सवाल पूछना चाहती है। और मैं इस जनता से सवाल पूछूं उसके पहले इसी जनता की इजाजत से मैंने जो महसूस किया है मुजफ्फरनगर में जब हम सुबह आए थे वो योगी जी को बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हम यहां पर पहुंचे थे तो हमारे एडिटर इन चीफ की तरफ से एक निर्देश था कि हम एक ऐसी जगह पर रहें जो शहर की पहचान हो, आइकॉनिक प्लेस हो। और इसी के बाद मैंने गूगल किया और गूगल में जो तस्वीरें निकल करके सामने आई वो बड़ी हैराने वाली थी, क्योंकि जब हमने आइकॉनिक प्लेस ढूंढे, गूगल पर इमेज ढूंढी, तो जो इमेज हमको मिली उसमें दंगों का दर था, खून खराबा था, आगजनी थी, दर से कराहते हुए लोग थे। तो सबसे पहला सवाल योगी जी से जो मुजफ्फरनगर की जनता है उसकी तरफ से यही है कि मुजफ्फरनगर की जो मूल पहचान खो गई है उसको कैसे बदलेंगे। और इसके साथ ही मैं अब सीधे जनता से बात करना चाहूंगा। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या उम्मीदें हैं आपकी योगी जी से? क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या उम्मीदें हैं? योगी जी ने अपने पूरी स्पीच के अंदर वैसे तो कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, सारी बातें उन्होंने बता दी हैं। जहां तक नंबर देने की बात है, अभी नंबर तो नहीं दिए जा सकते क्योंकि कामकाज देखने के बाद ही कोई नंबर दिया जा सकता है। अब मेरा सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन है इसके अंदर कि एक पहला क्वेश्चन तो ये है, जैसे अभी अच्छा काम किया है कि जो महापुरुष होंगे उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, लेकिन एक अच्छा सवाल है, बताइए, आप बताइए। जी जी देखिए, मेरा एक सवाल ये है कि लेकिन रोड मैप आपने बता दिया है, लेकिन सवाल ये है कि लेकिन आज हिंदुत्व की बात हो रही है, कल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती थी। सवाल ये है कि क्या सबका साथ सबका विकास क्या मुसलमान मुक्त भारत में होगा या मुसलमान युक्त भारत में होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल।
तो वक्त खत्म भी हो रहा है, लेकिन एक अहम मुद्दा छिड़ा है जिस पे मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं, क्योंकि अब तक हमने बातें सुनी आपके समर्थकों की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके विरोधी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको शक की निगाह से देखते हैं, आपके पुराने बयान देखते हैं और कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या माइनॉरिटीज की कोई जगह है योगी राज में, क्या उन्हें दब के रहना पड़ेगा, क्या उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे। तो जो तमाम लोग मानते हैं कि योगी राज के आने से भारत का एक जो सेक्युलर बैलेंस है वो चेंज होगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आशंकाएं तब भी थी जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। क्या मोदी जी के राज में किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ? और मोदी जी ने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं घोषित की, देखिए हम लोग जिस मिशन के साथ जुड़े हैं उसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं। हम सुरक्षा देंगे सबको, हम विकास करेंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। पूरी मजबूती के साथ हम लोग कहेंगे और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगी, प्रत्येक नागरिक को उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात के लिए सोच रहा होगा कि हम भी पुरानी परंपराओं को की दुहाई देकर के उसी तर्ज पर चलेंगे, देखिए यहां पे न टीका का भेद होगा न टोपी का भेद होगा। दोनों से मुक्त होकर के जिसको टोपी लगानी हो टोपी लगाएं, जिसको टीका लगाना हो टीका लगाएं। मैं स्वयं टीका लगाता हूं, लेकिन अगर कोई ये चाहता होगा कि सरकार इस आधार पर किसी को विशेष रियायत दे देगी, कतई संभव नहीं है, नहीं होगा। हम लोग सबके साथ और सबके विकास के उस मंत्र के साथ कार्य करेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है, और मुझे कार्य करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो सरकार है उस सरकार के सामने तो एक आइकॉन के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, केंद्र की सरकार है, उस सरकार के नक्शे कदम पर हम लोग चलेंगे, उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन स्थापित करेंगे। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कानून के साथ खिलवाड़ कोई न करे, अराजकता न फैलाएं, पुरानी आदतों को लोग ठीक कर लें। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी ये बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में आप शराबबंदी की तरफ बढ़ेंगे जैसे बिहार में है? देखिए, आप ऐसा प्रश्न मुझे कह रहे हैं कि अवैध बूचड़खानों को बंद किया तो बहुत सारे लोग कहने लगे हम मांस कहां खाएंगे। अब क्या सरकार का काम बूचड़खाना चलाना है? लेकिन अब उन भावनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं? तो अभी तो एक समस्या का समाधान हम लोग कर रहे हैं, आप दूसरी समस्या ला करके खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है एक कार्य को होने दीजिए, जो भी प्रदेश के हित में होगा वह कदम हम लोग शीघ्र उठाएंगे। एक चीज और बताइए योगी जी, खत्म करने से पहले, समाजवादी पार्टी के राज के दौरान यह आरोप लगता था कि उनके समर्थक कानून तोड़ते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा प्रेफरेंस ट्रीटमेंट मिलती है। हाल में कुछ वाकये ऐसे हुए जहां पे ऐसे लोग जो कि अपने आप को आपके समर्थक बताते हैं, उन्होंने भी कानून तोड़ा। उसको लेकर काफी नाराजगी है और चिंता भी, और आगे को लेकर यह सवाल कि क्या ऐसे होगा जो लोग अपने आप को योगी जी के समर्थक बताएंगे, क्या उन्हें कानून तोड़ने की इजाजत होगी? कतई नहीं, किसी को नहीं। जहां भी कानून को किसी ने हाथ में उठाने का प्रयास किया, हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। हर जगह कार्रवाई हुई है, हर जगह कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं इस बारे में भी उन लोगों को चेतावनी दूंगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी को या हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए छद्म रूप से गमछा ओढ़ करके गलत कार्य कर रहे हैं। चिंता मत न करें, वो बहुत शीघ्र हम लोग उनके ऊपर टूटने वाले हैं, और उन लोगों को खैर नहीं जो छद्म रूप से इन सब घटनाओं को अंजाम देकर के बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, वे सुधर जाएं और छद्म रूप से घूमना बंद कर लें, अपने उसी स्वरूप में वे लोग रहें जिसमें इससे पहले रहते थे। इस कार्रवाई को कतई हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस चीज को कह चुके हैं कि कानून का राज होगा,
किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। हाँ, छद्म रूप से जो लोग भारतीय जनता पार्टी या सांस्कृतिक संगठनों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब को भी हम चिन्हित करवा रहे हैं। बहुत शीघ्र बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। ऐसे में सबकी उम्मीद अब यही है कि आप उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश से बदल के उत्तम प्रदेश बना पाएंगे। आपने बातें तमाम कही, आपने अपने लिए बड़ा लंबा मिशन रखा है। हमारी नजर इस पे होगी कि मिशन किस हद तक कामयाब होता है। तमाम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने हमें वक्त दिया, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।